देखो, दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ एक उप समूह होता है। ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, कल एक थ्योरम आपको इसकी पहले बताई गई है कि यदि मान लो H1 और H2 ग्रुप G के दो उप समूह हैं, G ग्रुप है, H1 और H2 दो उप समूह हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी G का क्या होगा, उप समूह होगा। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि H1 जब उप समूह है G का, तो H1 ग्रुप G में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होगा। तो H1 में चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, कौन, G1 G2 G3 G4। इसका मतलब H1 में तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, H2 में भी तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। तो E बिलोंग इन H1 हो जाएगा, E बिलोंग इन H2 हो जाएगा। तो E बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2, जो दोनों में होता है इंटरसेक्शन में भी होता है। इससे ये बात साबित हो गई कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इज इक्वल टू फाई, अर्थात इम्पिटी सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि जी यदि ग्रुप है, इसका एक कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग इन H। थ्योरम प्रूव किए हैं, ठीक है। G एक ग्रुप है, H क्या है, ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स H को ग्रुप G का सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम एक आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध किए हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग इन H, ए बी इनवर्स बिलोंग इन H, H कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप हो जाता है, कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, हमको प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का सब ग्रुप है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 दो एलिमेंट लेंगे, A और B बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2, और हम ये सिद्ध करेंगे कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। तो H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। इस थ्योरम से कि A और B यदि बिलोंग इन H, तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H, तो H क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स H सब ग्रुप हो जाता है। तो जिसको आपको सब ग्रुप सिद्ध करना हो, हमको सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप है। ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, A और B दो एलिमेंट लेंगे H1 इंटरसेक्शन H2 के, अब पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स दोनों का गुणनफल यदि H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर जाता है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, ग्रुप G का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि A बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2 और B बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2, H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग इन H1 एंड A बिलोंग इन H2 और B बिलोंग इन H1 एंड B बिलोंग इन H2। इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग इन H1 और B बिलोंग इन H1, और H1 के बारे में आपको पता है कि H1 सब ग्रुप है, H1 क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1। इसी प्रकार क्या हुआ, A बिलोंग इन H2 और B बिलोंग इन H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2 भी क्या है, ग्रुप G का सब ग्रुप है। तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2, ठीक है। तो जब A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 और A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2, तो क्या होगा, A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। इट मीन्स ये आपको मिल गया कि A और B H1 इंटरसेक्शन H2 के दो एलिमेंट लिए, तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। इससे ये बात साबित हो गई कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप, ठीक है। तो पहले क्या दिखाएंगे कि इम्पिटी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है, नॉन इम्पिटी सेट है H1 इंटरसेक्शन H2। इसीलिए दिखाया गया कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू फाई, कम से कम तत्समक अवयव तो होबे होप करेगा उसमें, दोनों के इंटरसेक्शन में। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि H1 इंटरसेक्शन H2 में कोई एलिमेंट ही ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि H1 और H2 दोनों क्या हैं, सब ग्रुप हैं, और सब ग्रुप हैं तो उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और जब चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो, तत्समक अवयव तो होबे होप करेगा, क्योंकि तत्समक अवयव H1 में भी होगा और H2 में भी होगा। तो दोनों में एलिमेंट जो होता है वही इंटरसेक्शन में ही होता है। तो E क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें हैं, चाहे भले ये भर हो, ठीक है। जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है तो इसको कहते हैं क्या, इम्पिटी सेट, अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और कुछ एलिमेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं, अरिक्त समुच्चय, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, पूरा प्रूफ कर दिए, लेकिन इसी को ढंग से लिखे देते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ एक उप समूह होता है। हाँ,
सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम 8 और 9 है। अब पीछे की यूज हुआ है इसमें। सिद्ध कीजिए कि दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ, सिद्ध कीजिए दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ एक उप समूह होता है। सिद्ध कीजिए कि दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ एक उप समूह होता है। माना H1 एंड H2 ग्रुप G, समूह G के दो उप समूह हैं, उप समूह। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 समूह G का एक उप समूह है। अब हमें सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 समूह G का एक उप समूह है। समूह G का एक उप समूह है, ठीक है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 को समूह G का उप समूह सिद्ध करने के लिए H1 इंटरसेक्शन H2 को समूह G का उप समूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा A, B belong in H1 intersection H2 तो implies A into B inverse belong in H1 intersection H2। ये दिखाना पर्याप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, चूंकि H1 व H2 समूह G के उप समूह हैं, इसलिए H1 व H2 में समूह G की संक्रियाओं के सापेक्ष समूह G की संक्रियाओं के सापेक्ष G1, G2, G3 व G4 अभिग्रहीतों का पालन होगा। इसलिए E belong in H1 and E belong in H2। G3 अभिग्रहित से G3 अभिग्रहित तो समक अवयव का अस्तित्व वाली अभिग्रहित से, है ना। तो इम्प्लाइज E belong in, जो दोनों में होता वही इंटरसेक्शन में होता, तो H1 इंटरसेक्शन H2। अतः H1 इंटरसेक्शन H2 एक नॉन एम्प्टी, एक नॉन एम्प्टी सेट है। H1 इंटरसेक्शन H2 एक
अरिक्त उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय अतः H1 इंटरसेक्शन H2 एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अरिक्त उपसमुच्चय है, ठीक है। इसमें एलिमेंट हैं कुछ, ऐसा नहीं है खाली है ना। कम से कम ई तो होवे होप करेगा। तो माना A, B belong in H1 intersection H2, तो A, B belong in H1 and A, B belong in H2। H1 के और H2 दोनों अलग अलग उपसमूह हैं कि नहीं है, जबकि H1 व H2 समूह G के उपसमूह हैं, इसलिए A into B inverse belong in H1 and A into B inverse belong in H2। A into B inverse belong in H1 intersection H2। इस प्रकार A, B belong in B belong in H1 intersection H2 के लिए हम पाते हैं A into B inverse belong in H1 intersection H2, जिसका अर्थ है H1 इंटरसेक्शन H2 समूह G का उपसमूह है, जिसका अर्थ है कि H1 इंटरसेक्शन H2 समूह G का उपसमूह है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमूह होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता, सर्वनिष्ठ भी सदैव एक उपसमूह होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी सदैव एक उपसमूह होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी सदैव एक उपसमूह होता है। ठीक है। अब देखो दो उपसमूह का संघ भी उपसमूह होता है, इसको प्रूव करते हैं। अब सिद्ध करते हैं कि जैसे दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ हमेशा उपसमूह होगा, लेकिन संघ हमेशा नहीं होगा। ठीक है, सर्वनिष्ठ तो हमेशा उपसमूह होगा, लेकिन संघ हमेशा नहीं होगा। जैसे मान लो H1 के एलिमेंट मान लो 2 3 4 है ना, H2 के एलिमेंट हैं 3 4 5,
तो दोनों का संघ निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो H1 इंटरसेक्शन H2 का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में हो 3 4 3 4 ना दोनों में है, 2 4 कहाँ है इसमें, 2 कहाँ है 4 4 नहीं, दोनों में जो हो वही ना, तो 3 4 दोनों में है, 3 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। संघ क्या होगा, H1 यूनियन H2 का मतलब क्या हुआ, पहले समुच्चय के पूरे एलिमेंट लिख दो, 2 3 4। अब इसके जो एलिमेंट लिखे ना हो उनको लिखना है, तो 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 भराओ लिख दो, तो ये संघ आ गया। तो सर्वनिष्ठ दो संघ का, दो उप समूह का सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं, इसको संघ है। तो सर्वनिष्ठ तो हमेशा उप समूह होता है, लेकिन संघ कब होगा, जब H1 के सभी एलिमेंट H2 में हो और H2 के सभी एलिमेंट H1 में हो। तो H1 के सभी एलिमेंट H2 में कहाँ है, 2 नहीं है, और H2 के सभी एलिमेंट H1 में हो तो 5 नहीं है इसमें। तो यदि H1 और H2 का संघ निकालेंगे तो सदैव वो समूह नहीं रहेगा, क्योंकि कंटेन नहीं है एक दूसरे में। लेकिन यदि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में, तब दोनों का संघ निकालने पर भी उस समूह होगा, यही बोल रहे हैं। H1 कंटेन H2 का मतलब क्या हुआ, जैसे 3 4 इसके एलिमेंट हैं H1 के, ठीक है, तो H2 के एलिमेंट क्या हो, 4 3 मान लो है, तो H1 के सब एलिमेंट H2 में है कि नहीं है, और H2 के सब एलिमेंट H1 में है कि नहीं है। तो इसका मतलब H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। तब H1 और यूनियन H2 करेंगे तब भी उपसमूह रहेगा, ये सिद्ध करना है। पर इसके लिए सर्वनिष्ठ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दोनों का सर्वनिष्ठ हमेशा उपसमूह होता है। लेकिन संघ के लिए जरूरी क्या है कि H1 के सब एलिमेंट H2 में हो और H2 के सब एलिमेंट H1 में हो, तभी दोनों का संघ है उपसमूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर सर्वनिष्ठ हमेशा होगा, सर्वनिष्ठ दो उस समूह का सर्वनिष्ठ हमेशा उस समूह होगा, कोई कंडीशन इसमें नहीं लगी है। लेकिन संघ के लिए कंडीशन है कि यदि H1 के सभी एलिमेंट H2 में है, H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में, तब दोनों का यूनियन भी अनिवार्यतः उस समूह होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दो उप समूहों का संघ है, एक उप समूह होगा यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में सम्मिलित हों, यदि वे एक दूसरे में सम्मिलित हों, H1 कंटेन हो H2 में और H2 कंटेन हो H1 में। तो लिखो, सिद्ध कीजिए दो उप समूहों का संघ है, संघ है, एक उप समूह होगा, उप समूह होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि और केवल यदि। सिद्ध कीजिए कि दो उप समूहों का संघ एक उप समूह होगा यदि और केवल यदि H1 व H2 एक दूसरे में सम्मिलित हों, यदि और केवल यदि H1 व H2 एक दूसरे में अंतर्विष्ट हों, अंतर्विष्ट एक दूसरे में अंतर्विष्ट हों या समाहित हों, एक दूसरे में अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना G डॉट एक गुणात्मक उपसमूह है, गुणात्मक समूह है, तथा H1 व H2 ग्रुप G के, समूह G के दो उप समूह हैं, उप समूह है। तो
H1 कंटेन H2 या H2 कंटेन H1, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है H1 यूनियन H2 भी, H1 यूनियन H2 भी समूह G का उपसमूह होगा, उपसमूह होगा। तब हमें सिद्ध करना है कि H1 यूनियन H2 भी समूह G का उपसमूह होगा। तो H1 यूनियन H2 को समूह G का उपसमूह सिद्ध करने के लिए समूह G का उपसमूह सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना होगा? हमें दिखाना होगा कि H1 यूनियन H2 बराबर H1 या H1 यूनियन H2 बराबर H2, H1 यूनियन H2 बराबर H1 या H1 यूनियन H2 बराबर H2। तो ये दोनों का यूनियन H1 के बराबर आ गए थे। H1 के बारे में तो पहले से पता है कि उपसमूह है, तो ये भी उपसमूह हो जाएगा। H1 यूनियन H2 को माने दिया H2 के बराबर आ गए थे, H2 तो पहले से पता है कि उपसमूह है, लिखा ना है। H1 H2 समूह G के दो उपसमूह हैं। तो जब H1 उपसमूह होगा तो यूनियन भी उपसमूह हो जाएगा, H2 उपसमूह होगा तो यूनियन भी हो जाएगा। H1 H2 ऑलरेडी उपसमूह है, तो दिखाओ कि क्या H1 यूनियन H2 बराबर H1 आ रहा है कि H1 यूनियन H2 बराबर H2 आ रहा है। तो जैसे मान लो एक देखते हैं, प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे H1 के एलिमेंट हैं AB, ठीक है, और H2 के एलिमेंट क्या है ABC। तो H1 कंटेन है, H1 के सभी एलिमेंट H2 में है कि नहीं है? अभी तो नहीं है सर, A भी है। तो H1 के सभी एलिमेंट है H2 में, H1 में AB है ही, तो H1 के सभी एलिमेंट H2 में जी, H1 का है सर। तो वही तो बोल रहे हैं कि H1 के सभी एलिमेंट है, इसलिए H1 सब उपसमुच्चय हो गया जी H2 का। जैसे सीधी के सभी आदमी मध्य प्रदेश में हैं, तो सीधी उपसमुच्चय हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो H1 के सभी आदमी H2 में है, इसलिए H1 सबसेट हो गया H2 का। तो अब दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा? H1 यूनियन H2 क्या होगा बताओ? दोनों का यूनियन करने से क्या आएगा? यूनियन करने से क्या आएगा? H1 A और B आएगा सर। वो तो इंटरसेक्शन में होगा, A B C। C। पहले दोनों के इंटरसेक्शन वाले तो लिखवे करेंगे, फिर जो बच गए हैं उनको भी लिखना है। यूनियन वाले में ये होता है पूरा लिखना है। हाँ हाँ, पूरे एलिमेंट आने चाहिए दोनों समुच्चय के। जी सर। तो ए बिन फल लिख देंगे तो इसका एक समुच्चय का अभी ये एलिमेंट बचाता हुआ है। जी सर, सी लिख देंगे तो सब एलिमेंट आ गए दोनों समुच्चय के, जी जी। ठीक है। तो यूनियन ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब H1 कंटेन है H2 में, तो H1 यूनियन H2 करने से कौन सेट प्राप्त हुआ? H1 के H2। किसमें सर? H1 और यूनियन H2 निकाले तो इन दोनों समुच्चय में से किस समुच्चय के बराबर आया यूनियन? H2 के बराबर आया है कि H1 के बराबर? ये H2 के बराबर। H2 के बराबर। तो H1 यूनियन H2 बराबर H2 आया है। क्यों? क्योंकि H1 सबसेट है H2 का, H1 उप समुच्चय है H2 का। तो बड़ा सेट H2 होगा, छोटा सेट H1। तो संघ निकालने से क्या आएगा? बड़ा सेट के बराबर होगा। तो बड़ा सेट तो H2 ना है, जी सर। ये तो उस सबसेट है, ये सुपर सेट है। सुपर सेट यानी बड़ा सेट, सबसेट माने छोटा सेट। तो H1 छोटा सेट है, H2 बड़ा सेट है। तो जब संघ निकालते हैं तो बड़ा वाला सेट आ जाता है, बड़ा वाला सेट आ जाता है। तो यदि H1 कंटेन है, H1 कंटेन है H2 में, तो H1 और H2 का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? H2 के H1 H2 आएगा। और यदि H2 कंटेन है H1 में, तो H1 और H2 का यूनियन निकालेंगे तो H2 आएगा कि H1 आएगा? H2 आएगा सर, H1 आएगा। H1 आएगा, है ना।
जो बड़ा सेट होता है वही आता है। जी ठीक है, H1 कंटेन है H2 में तो H2 सुपर सेट है ना, जी जी और H2 कंटेन है तो H1 सुपर सेट है। जो सुपर सेट होता है वे आता है दोनों का संघ में, है ना। तो H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में, दोनों कंडीशन में रिजल्ट या तो H1 आएगा या कि H2 आएगा। और H1 और H2 के बारे में पहले से पता है कि उप समूह है, जी सर। समूह जी के 2 उप समूह हैं। तो जब H1 उप समूह है तो संघ भी उप समूह हो जाएगा, H2 उप समूह है तो संघ भी उप समूह हो जाएगा। जी सर। इसका मतलब यदि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में तो दोनों का संघ भी उप समूह होगा। इस प्रकार प्रतिबंध आवश्यक है। जी सर। अब लिखना भूल गए आवश्यक प्रतिबंध शुरुआत में लिख दो, चाहे लिखना भूल गए तो रहने दो, बाद में लिख देना विलोमता। जी सर। इसी का मतलब इसका उल्टा। जी जी। मान लो शुरुआत में आवश्यक प्रतिबंध लिखना भूल गए तो एक पक्ष को सिद्ध कर दिए, तो दूसरे पक्ष को सिद्ध करने के लिए विलोमता कन्वर्सली उसी का उल्टा आप सिद्ध करते हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे एक पक्ष को सिद्ध करने जा रहे हैं। H1 कंटेन है H2 को और H2 कंटेन है H1 ये मान कर चल रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि यूनियन उप समूह होगा, है ना। तो जब लिखो, जब H1 कंटेन H2 तो इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 बराबर H2, और जब H2 कंटेन H1 तो H1 यूनियन H2 बराबर क्या होगा H1। किंतु H1 व H2 दोनों, किंतु H1 व H2 दोनों समूह G के उप समूह हैं, किंतु H1 व H2 दोनों समूह G के उप समूह हैं, इसलिए H1 यूनियन H2 व H2 यूनियन, इसलिए H1 यूनियन H2 भी समूह G का उप समूह हुआ। इस प्रकार प्रतिबंध आवश्यक है। अब विलोमतः लिखते हैं, विलोमतः, विलोमतः माने इसका विलोम, कन्वर्सली। अब देखो, विलोमतः कन्वर्सली, कन्वर्सली तो क्या मान कर चलेंगे कि माना H1 व H2 समूह G के 2 उप समूह इस प्रकार हैं कि H1 यूनियन H2 भी समूह G का उप समूह है। माने H1 H2 समूह G के 2 उप समूह इस प्रकार हैं कि दोनों का संघ भी उप समूह है, संघ भी समूह G का उप समूह है। तब हमें सिद्ध करना, तब हमें सिद्ध करना है कि H1 कंटेन H2 या H2 कंटेन H1। तब हमें सिद्ध करना है कि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में। तो सिद्ध करना है कि H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में, तो हम इसका उल्टा मान कर विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास में मान लेंगे कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत है। मानना गलत। ठीक है, तो हमारा मानना गलत, तो फिर क्या हो जाएगा
H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। ठीक है, कहा दिया जाए कि सत्य बोलना, झूठ बोलना अच्छी बात है, जी झूठ बोलना अच्छी बात है, ये मानकर चलो। और चले गए जेल, जी सर, तो जेल जाना ये साबित करेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। गलत। ठीक है, तो हम मान कर चलते हैं, सिद्ध तो करना है कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में, सिद्ध ही करना है। पर हम मान लेते हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो कुछ समय बाद हमको पता चलेगा कि हमारा मानना गलत है। अभी तो तुरंत नहीं पता चलेगा। ठीक है, कुछ समय बाद पता चलेगा। जब कुछ समय गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे तो गलत परिणाम यह साबित करेगा कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। तो परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो मानकर चलते हैं, इसे हम विरोधाभास विषय सिद्ध करते हैं। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में विरोधाभास, भास, विरोधाभास विधि से प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो माना H1 नॉट कंटेन H2 और ना ही H2 डज नॉट एंड H2 डज नॉट कंटेन H1। ये कंटेन उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह है ना, इंग्लिश में कंटेन भी पढ़ते हैं। ठीक है, H1 डज नॉट कंटेन H2 और H2 डज नॉट कंटेन H1। तो जब H1 उपसमुच्चय नहीं है H2 का, तो H1 का कम से कम ऐसा अवयव होगा H1 में, तो वह H2 में नहीं होगा। जी सर, तब उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि H1 के सब एलिमेंट H2 में हो। पर लिखा गया कि H1 कंटेन नहीं है H2 में, तो इसके कम से कम H1 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H2 में नहीं होगा। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट, इसको का अस्तित्व है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग इन H1, तो इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू H2। ऐसी स्थिति में H1 का एक एलिमेंट है ए H2 में नहीं होगा, एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग इन H2, देन बी नॉट बिलोंग्स टू H1। ठीक है, तो ए H1 का एलिमेंट है तो ए H2 का एलिमेंट नहीं होगा, और बी H2 का एलिमेंट है तो बी H1 का एलिमेंट नहीं होगा। ये कथन 1 हो गया, ये कथन 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ए बिलोंग इन H1 है और बी बिलोंग इन H2 है, तो ए कामा बी बिलोंग इन H1 यूनियन H2 में तो दोनों अवश्य होंगे। ए H1 का एलिमेंट है और बी H2 का एलिमेंट है, तो ए और बी H1 यूनियन H2 के एलिमेंट हो गए, होप करेंगे। आज क्वेश्चन में माना गया है कि H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का समूह है। देखो लिखा गया है कि H1 और H2 समूह जी के 2 उपसमूह इस प्रकार हैं कि दोनों का संघ भी उपसमूह है। तो जब ए और बी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2, क्योंकि उपसमूह है तो उपसमूह की कंडीशन लगेगी ही। तो इम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2, क्योंकि H1 यूनियन H2 को समूह जी का उपसमूह मानकर चले हैं, समूह जी का उपसमूह मानकर चले हैं। यह परिकल्पना से, क्योंकि H1 यूनियन H2 को समूह जी का उपसमूह मानकर चले हैं, ये हमारी परिकल्पना है। ठीक है, यूनियन को समूह मान कर चले हैं तो H1 कंटेन H2, H2 कंटेन H1 सिद्ध करना हमारा पर्पज है। ठीक है, तो जब A कामा B H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 या A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2।
ठीक है। लिख लिए A इंटू बी इनवर्स बिलोंग यूनियन का एलिमेंट है तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1, I इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H2, ठीक है। अब B बिलोंग इन, यहां देखो क्या लिख दें यहाँ पे दिखाने के लिए, ए बी इनवर्स बिलोंग इन H1, I बिलोंग इन H1। तो देखो ये एलिमेंट तो H1 उपसमूह न है, H1 क्या है, उपसमूह है, ठीक है। तो ए बिलोंग इन H2 कैसे दिखा दें, विरोधाभास, एक मिनट देखो क्या लिख दिया है इसमें। ठीक है। ये इनवर्स फालतू में दिखा दिए। देखो A इंटू बी बिलोंग इन H1 इन H2 हो गया ना, तो दोनों का गुणनफल H1 को बिलोंग करे, क्योंकि उपसमूह मान करते हैं उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो करेगी कि नहीं होगी। ये वाला गलत लिख दिया, तो इसीलिए तो बिल आ गए। देखो A का बी बिलोंग इन H1 इन H2 हुआ है ना, तो यहाँ पे H1 इन H2 को क्या माने हैं, समूह जी का उपसमूह माने हैं। तो जब उपसमूह माने हैं तो इस H1 इन H2 में समूह की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, G1 G2 G3 G4, ठीक है। तो संबरा के नियम से क्या हो जाएगा, A गुणे बी बिलोंग इन H1 यूनियन H2, क्या हो जाएगा, A इंटू बी बिलोंग इन, ये कामा है और ये इंटू है, H1 यूनियन H2, संबरक नियम से, संबरक नियम से, क्योंकि H1 यूनियन H2 को समूह G का उप समूह मानकर चले हैं, उप समूह मानकर चले हैं, अर्थात हमारी परिकल्पना से, हमारी परिकल्पना से। अब देखो तो जब A बिलोंग इन H1, अब आपको देखना ये है कि गलत साबित करना है ना। देखो A इंटू बी बिलोंग इन H1 यूनियन H2, इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू बी बिलोंग इन H1 या A इंटू बी बिलोंग इन H2, और जब A इंटू बी बिलोंग इन H1, और यहाँ देखो A बिलोंग इन H1, यहाँ से देखो A बिलोंग इन H1, तो क्या होगा, A इनवर्स बिलोंग इन H1 और A इंटू बी बिलोंग इन H1, तो यहाँ पे क्या होगा, A इनवर्स ए बी बिलोंग इन H1, तो क्या होगा, A इनवर्स ए बी बिलोंग इन H1, तो ये क्या होगा, ई बी बिलोंग इन H1, तो B बिलोंग इन H1। तो देखो यहाँ पे जो लिखे थे कि A बिलोंग इन B नॉट बिलोंग टू H1 है, और यहाँ B बिलोंग इन H1 आ गया, जो कि कथन 2 का विरोध है। देखो A इंटू बी बिलोंग इन H1, A बिलोंग इन H1 यहाँ है ही, देखो A बिलोंग इन H1,